आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। ये कह सकते हैं कि पिछले 2 दिन से कांग्रेस को खुश होने का एक बड़ा मौका मिल गया है और मोदी और शाह और उसके ज़रिए जो एजेंसीज़ हैं, चाहे ईडी, सीबीआई, आईटी का जो दुरुपयोग करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसको लेकर एक करारा तमाचा लगा है। ऐसा कहना है विपक्ष का। आपको पता ही है कि नेशनल हेराल्ड जो लगातार ये मामला गांधी परिवार के ऊपर दर्ज किया गया, जिसमें राहुल गांधी से लगभग 50 घंटे और मल्लिकार्जुन खड़गे से लगभग 6 घंटे और सोनिया गांधी से लगभग 8 घंटे तक इस पूरे मामले में पूछताछ की गई और इस नेशनल हेराल्ड केस के जरिए ये बताया गया कि देखिए ये कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। ईडी इनके ऊपर केस ईडी ने दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग में पूरे गांधी परिवार का नाम है। दर्जनों इसको लेकर डिबेट्स हुई होंगी और न जाने कितनी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बीजेपी ने की होंगी और इसको लेकर लगातार जो एक तरह का मानसिक प्रताड़ना राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या जो इस केस में आरोपी हैं रहे उनको दिया गया वो तो आपने देखा ही। लेकिन अभी फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में जब चार्जशीट दाखिल करने के लिए ईडी गई तो राउज एवेन्यू कोर्ट के जो जज हैं विशाल गोंगे, उन्होंने ये कहते हुए कि ये सिर्फ एक पर्सनल शिकायत के ऊपर आपने ये चार्जशीट दर्ज की है, वो इसे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं मानते हैं। केस दर्ज करना तो दूर की बात, केस का संज्ञान भी लें। आप सोचिए कि कितनी महत्वपूर्ण ये बात है और कितनी गंभीर ये बात है कि अगर एक जज, एक कोर्ट का जज ये कहे कि वो इस चार्जशीट पर संज्ञान भी नहीं ले सकता, जिसको लेकर कितना बवाल खड़ा किया गया, जिसको लेकर कैसे पूरी इमेज को सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मलाइन किया गया, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े इल्जाम लगाए गए। शिकायत किसने की थी? शिकायत की थी सुब्रमण्यम स्वामी ने। उनकी शिकायत पर ये चार्जशीट दाखिल की गई थी, ये पूरा केस बनाया गया था और अब आप ये देखिए कि उसको पूरी तरीके से संज्ञान लेने से ही मना कर दिया गया है। आपको ये पता है कि जब से ये बीजेपी सत्ता में आई है, किस तरह से जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो या इसी तरह के तमाम नेता, उनके ऊपर किस तरह के इल्जामात लगाए गए जो किसी भी तौर पर सिद्ध नहीं हुए हैं। और उसी कड़ी में आज ये जो मामला है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अभिषेक मनु सिंघवी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि मोदी शाह इस्तीफा दे और ये एक करारा तमाचा उनके मुंह पर है, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। उन्होंने ये भी कहा है कि ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक विद्वेष से ये पूरी तरीके से प्रेरित है, यानी कि टारगेट किया गया है और गांधी परिवार को, ताकि उनकी इमेज को पूरी तरीके से धराशायी किया जा सके। अब पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे हम कर्नाटका की बात करें, गुजरात की बात करें, अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट किए गए हैं और इस्तीफे की मांग की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा मामला जिस पर कोर्ट संज्ञान लेने तक से मना कर दे, उस पर मोदी और शाह ने, क्योंकि ईडी और मोदी शाह को अलग करके कांग्रेस नहीं देख रही है, उनका ये कहना है कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था। इसी सब पर आज हम चर्चा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे कि आखिर कितना खतरनाक था ये पूरा मामला, आगे अब इसको कांग्रेस किस तरह से लेकर जाने वाली है, क्या ये सिर्फ गांधी परिवार की इमेज को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए किया गया था, क्या उनकी गिरफ्तारी की पूरी पटकथा ये लिखी जा रही थी, क्या ये मोदी शाह को एक करारा तमाचा है, क्या उनकी ये एक बड़ी हार है और क्या एक तरह से हाई मॉरल ग्राउंड यहां पर अब कांग्रेस ले सकती है और सीधे तौर पर मोदी शाह पर अटैक किया जा सकता है। आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता, जिनको तमाम टीवी चैनल्स पर आप देखते हैं बात करते हुए और तथ्यों पर आधारित अपनी बात को रखते हुए। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी वापस जी आ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस इसको किस तरह से देख रही है? क्या आपको ये लग रहा है कि गांधी परिवार की इमेज को पूरी तरीके से मलाइन करने के लिए राजनीतिक विद्वेष के जरिए एक पर्सनल शिकायत पर ये केस दर्ज किया गया, क्या ये आपकी एक बड़ी जीत है? क्या उस तरह से आप इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं? और आगे फिर क्या? क्योंकि आज तो पूरे देश भर में प्रोटेस्ट भी किए गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। बुशरा, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि आप कम से कम इस पे बहस कर रही हैं, बात कर रही हैं, इस पर आप अपना व्यू दे रही हैं।
वरना तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के सारे चैनल थे, जब जा रहे थे, जब हमारी इमेज को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, जब लोकतंत्र में राजतंत्र की चीजें माइट इज राइट हो रहा था, तब तो हजारों डिबेट हो रही थी इस पर। तब तो हमें भ्रष्टाचारी कहा जा रहा था, 5,000 रुपए का जमानतदारी कहा जा रहा था, और रोज कम से कम 6-7 डिबेट होती जा रही थी। जब जब भी इसकी केस लगता था, जब जब राहुल गांधी जी को बुलाया जाता था, जब जब सोनिया गांधी जी को बुलाया जाता था, जब जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बुलाया जाता था, तो बंदर की तरीके से कूद कूद करके जो स्ट्रीम मीडिया, जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया, उसके चैनल के एंकर्स जो हैं, हम लोगों से सवाल करते थे। अब भाजपा वालों की क्या हम वो कहते कि हम अपराध, लेकिन आज आप अगर देखेंगे तो सुई पटक सन्नाटा है, सुई पटक सन्नाटा है। कोई आदमी इसकी बात करने को तैयार नहीं। तो स्पष्ट है, आपके सामने है कि ये एक फेक केस था, नंबर एक। नंबर दो, इस फेक केस के जरिए सोनिया जी, राहुल जी और गांधी परिवार की इमेज को खत्म करने की साजिश थी। और इस परिवार की इमेज खत्म कर होती है तो कांग्रेस की इमेज खत्म होती है, और जब कांग्रेस की इमेज खत्म होती है तो याद रखिए, देश के डीएनए में कांग्रेस है, तो देश के लोकतंत्र पर हमला होता है, देश के सब पर हमला होता है। दूसरी तरफ हम लोग थे, हमने कहा कि भाई हमें तो संविधान पर पूरा, हमें अपने आइन पर पूरा का पूरा भरोसा है, और हमें मालूम है कि ये फेक केस है। इस केस की जो मेरिट्स थी वो सारी आपके सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने आज बड़े विस्तार में रखी, कि ना तो एक नए पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, ना ही जो है कोई चल अचल प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर हुई। तो ये केस ईडी के लिए था ही नहीं। ये केस 2014 में जब सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था, अपनी प्राइवेट पिटीशन पे किया था, उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी हाई कोर्ट तक गए कि भाई ये केस अब मैं नहीं लड़ना चाहता। आपके सामने इस केस में 2014 में ये केस हुआ है और 2021 में एफआईआर हो रही है। लगातार जो है कि अगर आप ध्यान से देखें कि 2014 से 2021 तक सीबीआई ने भी और ईडी ने भी, इन दोनों एजेंसियों ने कहा था कि यह केस चलने योग्य नहीं है बाकायदा। लेकिन 21 में अचानक से क्या होता है आपके सामने, जब 21 में ये चीजें आती है तो एक एफआईआर कर दी जाती है, और वो एफआईआर भी गैर कानूनी थी, कॉग्निजेबल नहीं थी, तो ये कोर्ट ने बता दिया आपके सामने। तो मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से राजनीति में विद्वेष की भावना के साथ ही नहीं, राजनीति में प्रतिद्वंदी भावना के साथ ही नहीं, दुश्मनी की भावना के साथ में यह काम किया गया था। और दुश्मनी किससे? जिन लोगों के बड़ों ने हिंदुस्तान को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई, जिन लोगों के बड़े 48 साल जेल में रहे, जिन लोगों के साथी श्रीमती सोनिया गांधी जी के पति हमारे प्रधानमंत्री, महबूब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुई, आपके सामने है। जिस परिवार ने शहादतें दी हों, जिस परिवार ने ये सारा हिंदुस्तान को, कहते ना कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया, जिन लोगों ने इस तरीके से इस देश की तरक्की में अपना योगदान, अपना खून पसीना दिया हो, जिनके पुरखे जो है क्या नाम, अपनी सारी चल अचल संपत्ति, जिसकी आज की डेट में अगर आप वैल्यू लगाएं तो 30,000 करोड़ से ऊपर बैठती है, देश को दान करने के बाद प्रधानमंत्री बने हो जवाहरलाल नेहरू जी, उनके ऊपर आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। तो कोर्ट ने तो खारिज किया ही है, जनता ने भी राहत की सांस ली है, जनता के सामने भी सच सामने आ गया है। और अब आज की डेट में अगर इन लोगों के पास जरा सा भी मॉरल वैल्यू है तो मोदी जी को और शाह जी को इस्तीफा तो दे ही देना चाहिए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। और अगर कम से इस्तीफा नहीं दे सकते, कम से कम राष्ट्र से आकर के माफी मांगे, सोनिया जी से माफी मांगे। उस 79 ईयर्स की जो बुजुर्ग महिला है, जो बीमार है, जिसने अपने पति के उस पर अपनी पूरे सारी की सारी जवानी यहां कुर्बान कर दी, आपके सामने देखिए। जो महिला आज की डेट में हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की एक व्याख्या हो गई है, उस महिला को आपने तंग किया, उस महिला को 8 घंटे आप क्या नाम ईडी के अधिकारियों के सामने बैठा के रखा। शर्म की बात, अगर जिन लोगों को, जो इंसान होंगे वो शर्म करेंगे, जो इंसान नहीं होंगे वो शर्म नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी को 50 घंटे बैठा के रखा। चलिए,
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को 8-8 घंटे बैठा के रखा, 83 साल के हैं। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी में जरा सा भी अगर मॉरल वैल्यू हो तो राष्ट्र से क्षमा तो मांगे कि भाई हमने इस केस को पूरी तरीके से गलत वो किया था, गलत तथ्यों पे किया था, बदले की भावना से किया था, कोर्ट ने हमारे दोनों मुंह पर तमाचे मारे हैं, मुंह हमारा लाल है, ईडी वाले का भी मुंह लाल है। ईडी वाले तो बेचारे करे तो क्या करे, ईडी वाले तो अपने मास्टर्स की बात मान रहे थे। तो इन सब उस तथ्यों को अगर आप देखेंगी तो अब ईडी क्या कह रही है कि साहब अपर कोर्ट में जाएंगे। हमने कहा भी दो काल पे दो तमाचे खा करके मन नहीं भरा है, हाई कोर्ट में भी जाओ तमाचे खाओ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जाना तमाचे खाना, क्योंकि गलत तो गलत है ना। क्या आपको लग रहा है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी आपको एक जीत मिली है? हालांकि कांग्रेस इसको सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार सालों से जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस को सेंटर में रखकर जो पूरी एक तरह से इमेज की धज्जियां उड़ाई गई, जो भ्रष्टाचारी बताया गया, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे के लेन देन, जमीन से लेकर हर चीज तरह का इल्जाम जो लगाया गया, उस पे कोर्ट ने संज्ञान लेने से ही मना कर दिया। अब वो अपर कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। एफआईआर पे लेकर कोर्ट ने ये कहा है कि अगर उसमें कोई मामला अगर कोई सिद्ध होता है, कोई ट्रेल आप दिखा पाते हैं तो फिर हम आगे देखेंगे। तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये अभी फिलहाल के लिए आपको राहत है, अभी लड़ाई लंबी है? क्या इसने अभी कांग्रेस को एक ऑक्सीजन देने का काम किया है, या आपको लगता है दिस चैप्टर इज क्लोज? होता क्या है ना बुशरा, कहते हैं कंचन कंचन है सदा, कांच कांच सो कांच, और दरिया झूठ सो झूठ है, साच साच सो साच। तो ये जो झूठ का दरिया है ना, ये आप कितना भी बहा लीजिए लेकिन रहेगा तो झूठ का दरिया ना, सच तो सच रहेगा। ये मैं नहीं, कबीर भी कहते हैं। तो हमारे ऊपर आप और फॉल्स केस लगा लीजिए, इस केस की और ईओडब्ल्यू में एफआईआर करा लीजिए, लेकिन झूठ कहां से सच हो जाएगा? झूठ तो सच नहीं हो सकता ना। आप इस केस को लिंगर ऑन करने के लिए दूसरी एफआईआर ये ऑलरेडी कर चुके हैं, हम उस एफआईआर को भी झेलेंगे। हम तो देश के संविधान पर भरोसा करने वाले लोग हैं। ये लोग तंग करने से बाज नहीं आएंगे, ये लोग तंग करने से बाज नहीं आएंगे, और हम इनसे लड़ने से बाज नहीं आएंगे। ये लोग हमसे लड़ेंगे मायावी ताकतों के जरिए, और हम इनको सच से जवाब देंगे। इनको संविधान पर भरोसा नहीं है, हमें संविधान पर भरोसा है। तो हम इस लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जिस तरीके से ये लोग लड़ना चाहे लड़े, क्योंकि देश का संविधान जो है वो प्रत्येक नागरिक को बराबरी का हक देता है। तो ये दुश्मनीपूर्ण जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, इसका खामियाजा इनको जनता की अदालत में भुगतना पड़ेगा। और किस तरीके से भुगतना पड़ेगा, जिसे कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो हमारे ऊपर तो झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, लेकिन जब बात खुलेगी नोटबंदी की, जब बात खुलेगी पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी की, जब बात खुलेगी तमाम सैन्य समझौतों की और सैन्य उपकरणों की खरीदारी की, जब बात उठेगी तमाम तरीके के जो जल नल के जितने भी इनके घोटाले हैं, जब बात उठेगी सीएजी की रिपोर्ट्स की, तो भरोसा रखिए देश का संविधान झूठ को झूठ करता है, लेकिन सच को फिर सजा, अगर सच्चा कोई आरोपी होगा तो उसको सजा भी देगा। ये बात भाजपा वालों को याद रखनी चाहिए। लेकिन ये कह सकते हैं सुरेंद्र जी के भाई ये तो एजेंसी है, ये तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसने ये केस दर्ज किया, उसने इसकी जांच की, कोर्ट को अधिकार है, कोर्ट ने कहा कि वो संज्ञान नहीं लेंगे, तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? ये बात, ये तर्क तो शायद वो दे सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल, ये तर्क देने का उनके पास पूरा अधिकार है। झूठे लोग है ना। मैं तो कह रहा हूं कि कोर्ट ने संज्ञान लिया था, एक एफआईआर की थी, क्या नाम, एक कोर्ट में केस किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने, और बड़ा हंगामा किया था। हमने उस समय भी जवाब दिया कि झूठा है। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी उस केस को करके भाग गए, दोबारा कोर्ट में दिखाई दिए वो, बल्कि उन्होंने हाई कोर्ट में अपील लगाई कि मैं अब ये केस नहीं लड़ना चाहता। आपके सामने ये भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है ना, कि कोई और है? अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के जरिए वो केस चला, तो भाजपा ने ही केस चलवाया। उसके बाद
उस केस को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, वो केस चलता रहा 2021 तक। यही एजेंसी ईडी भी और सीबीआई भी ये कहने लगी कि ये केस फिट है ही नहीं चलने लायक। ये बाकायदा उस केस की उसमें है, आपकी चार्ज उसमें जो केस की डायरी है उसमें है कि ये केस, उन लोगों ने जब राय मांगी ना कोर्ट ने, तो कोर्ट ने राय दी कि ये चलने लायक केस नहीं है। दोनों एजेंसियों ने, ईडी ने भी सीबीआई ने भी। आखिर 2021 में अचानक से रहस्यमयी ढंग से फिर ये केस क्यों चलने लग गया, अगर भाजपा का इसमें हाथ नहीं है? एजेंसियां तो पहले से कह रही हैं कि दिस इज नॉट अ फिट केस, और वो लिखित में है। ये अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो जब ये क्यों नहीं माना, और कौन चलवाएगा? और कोई भूत प्रेत या कोई मंगल ग्रह से तो आके चलाएगा नहीं। तो इसलिए ये केस शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बदले की भावना से, अपनी कमजोरी की भावना से, अपनी क्रूरता की भावना से चलाया है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज की डेट में राहुल गांधी जी और गांधी परिवार से ये लोग डरते हैं, कांपते हैं, उनको फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इन्होंने किया। आपको मैं एक याद दिला दूं बुशरा, आपने तो बहुत उसमें मदद की थी, मेहनत की थी। मोदी जी के ऊपर वाला डिफेमेशन केस अगर आपको याद हो सूरत की अदालत में, आज तक आप बता दीजिए राहुल गांधी के अलावा मानहानि के मुकदमे में किसको 2 साल की सजा हुई? किसी को हुई हो, किसी को 1 दिन की होती, किसी को 2 दिन की होती है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि गुजरात की अदालतों से आश्चर्यजनक फैसले आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आपने 2 ही साल की सजा क्यों दी, 1 साल 11 महीने की क्यों नहीं दी? क्योंकि आपको उनकी सदस्यता रद्द करनी थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस थे। तो उस राहुल गांधी से ये लोग डरते हैं, राहुल गांधी की सच्चाई से डरते हैं, राहुल गांधी की निडरता से डरते हैं, राहुल गांधी की संविधान के प्रति सोच से डरते हैं। तो ये लोग, इनके सामने जो सबसे बड़ा दुश्मन ये लोग मानते हैं, जबकि हम तो दुश्मन नहीं मानते, तो लोकतंत्र में हम साथी मानते हैं इन्हें। प्रतिपक्ष की भूमिका भी सत्ता पक्ष के बराबर होती है, लेकिन ये लोग दुश्मन मानते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी को फंसाने के लिए हर कर्म करना चाहते हैं। जी सुनील जी, लेकिन सवाल मेरा यह है कि पहले हमने देखा कि किस तरह से जो केस उनके ऊपर लगा और फिर उनकी सदस्यता गई, घर उन्होंने खाली किया, वो सब कुछ हमने देखा। उसमें भी एक तरह से उनको जीत मिली और दोबारा से वायनाड से वो एमपी बनकर आए और अब फिर रायबरेली से वो एमपी हैं। हेड ऑन लेते हुए नजर आते राहुल गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो आरएसएस हो, बीजेपी हो, उन तमाम मामलों पर। और ना सिर्फ लड़ाई मुद्दों की है बल्कि विचारों की भी है, ये भी वो बार बार बताते रहे हैं। क्या इस पूरे मामले में टारगेट सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी थे? सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो जाहिर सी बात है क्योंकि 50 घंटे की पूछताछ सिर्फ राहुल गांधी से की गई है। एक तरह का एक सिनेरियो क्रिएट करना कि देखिए गांधी परिवार के ये जो शख्स हैं जिनको कांग्रेस प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देख रही है, वो भ्रष्टाचारी हैं। 50 घंटे ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, उन्हें बिठाकर रख रही है घंटों घंटों। तो क्या ये राहुल गांधी को जेल भेजने के लिए, उनकी सदस्यता एक बार फिर से लेने के लिए ये सब कुछ रचा गया? क्या उस तरफ क्या कांग्रेस इसको देख रही है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई अगर कोई मामला था तो जाहिर सी बात है लोग कहेंगे कि भाई कोई मामला था तो ईडी तो जांच करेगी? अगर कोई मामला होता बुशरा, तो ईडी का कुछ तो कोर्ट संज्ञान लेता ना। कोर्ट तो ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट ने कहीं कोई गैर कानूनी काम किया, कोर्ट ने तो कानूनी काम किया है ना। कोर्ट ने उस चार्जशीट का संज्ञान लेने से ही मना कर दिया, वैधानिकता पर ही प्रश्न उठ गए उसके। इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद बचता है ये कि वो उन लोगों ने बदला लेने की कार्रवाई की तो क्यों की? हमने तो उनके साथ कुछ नहीं किया। जब हमने उनके साथ कुछ नहीं किया, राहुल गांधी ने उनके साथ कुछ, राहुल गांधी तो गले मिले प्रधानमंत्री मोदी से किया, जाहिर सी बात है, सब तस्वीरें हमने देखी हैं। तो सॉरी, तो अब जब राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं किया उनके साथ, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी जी की इमेज को खत्म करने की कोशिश, क्योंकि वही एक पोटेंशियल थ्रेट है। सोनिया गांधी जी को, उनकी माता जी को और हमारी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा जी की इमेज खत्म करने की कोशिश, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की इमेज को खत्म करने की कोशिश, कांग्रेस की इमेज को खत्म करने की कोशिश के साथ साथ अगर राहुल गांधी जी के लोग हरा ले जाएंगे तो देश में लोकतंत्र को खत्म करने की ये साजिश रच रहे हैं।
इसी वजह से संविधान खत्म करना चाहते हैं, इसी वजह से लोकतंत्र खत्म। ये एक्चुअल में देश में अपना शासन पर, देश पे अपना कब्जा कराने की ये वो है। राहुल गांधी अगर झुक गए तो इन्हें पता है कि फिर देश को जीतने में इन्हें परेशानी नहीं होगी। तो राहुल गांधी जी को खत्म करके, राहुल गांधी जी की इमेज को खत्म करके ये लोग कहीं ना कहीं देश पर कब्जा करना चाहते हैं। देश के संसाधनों को चंद लोगों के हाथों में गिरवी रखना चाहते हैं, अडानी अंबानी और जो जो भी लोग हैं, अपना अग्रवाल वगैरह जितने भी लोग हैं, और देश के 80 करोड़ जनता को कहते हैं कि तुम लोग 5 किलो राशन लो, खुश रहो, और बाकी लोग जो है संसाधनों पर कब्जा इनका होगा, राज हम करेंगे और कोई वो नहीं होगी, आप लोग 5 किलो राशन लो और अपना काम करो। राहुल गांधी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो जब राहुल गांधी जी अगर को इन्होंने गिरा लिया या उनको जेल भेज दिया या उनको झुका लिया, तो ये सोचते हैं अंग्रेजों की तरीके से कि देश को झुका ले जाएंगे। एक चीज पहले जान लीजिए, ना गांधी अंग्रेजों से डरे थे, ना राहुल गांधी भाजपाइयों से डरेंगे। जी, मैं ये भी देख रही थी सुरेंद्र जी, चूंकि जितने भी केसेस ईडी की तरफ से दर्ज किए गए हैं, उसमें कन्विक्शन रेट यानी कि सजा दिलाने का जो पूरा जो रेट है, वो सिर्फ और सिर्फ 0.4% है, यानी कि पूरा आधा फीसदी भी नहीं है। 1% का तो छोड़ दीजिए, आधा फीसदी भी नहीं है। तो क्या आप ये कहेंगे कि ईडी के जितने भी केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, वो तमाम पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, खासतौर पर वो लोग जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, हेमंत सोरेन की बात करें, पूरी आम आदमी पार्टी की बात करें, या इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब जब इलेक्शन आ रहे होते हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। दिखाया ऐसे जाता है कि तमाम जगहों पर छापेमारी हो रही है, यहां से ये पकड़ा गया, वहां से वो पकड़ा गया, और फिर पता नहीं चलता उस केस का हुआ क्या, रिजल्ट क्या आया। मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं। 2014 के बाद 6284 के आसपास ईडी ने केस दर्ज किए, ठीक है ना। उसमें से जो पॉलिटिकल केसेस हैं, जो पॉलिटिशियंस के ऊपर केसेस हैं, आप भरोसा करेंगे कि उसमें 95% से ज्यादा केस इंडिया गठबंधन और विरोधी दल के नेताओं के ऊपर है। 95% से ज्यादा केस। किसी में उन्होंने चार्जशीट नहीं दाखिल की। एक चार्जशीट अभी इन्होंने दाखिल की राहुल जी के खिलाफ, वो भी कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया। किसी में इन्होंने चार्जशीट दाखिल नहीं की। उसमें से 25 केस ऐसे हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल हो गए। 25 बड़े नेता, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे वो हमारे यहां से अशोक चौहान साहब हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी जी हो, चाहे वो अपना जो इसके मुकुल क्या था ना, वो रेल मंत्री थे हमारे इनके टीएमसी वाले, ठीक है ना, मुकुल दा हूं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हूं। आप 25 नेता ऐसे हैं जो भाजपा ज्वाइन कर लिए, उसके बाद वो केसों का पता नहीं, या तो वो उन केसों की फाइल, छगन भुजबल के केस की तो कह रहे हैं फाइल खो गई। मैं बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, छगन भुजबल के केस की फाइल तो ईडी के अधिकारी या सारे अधिकारी कहते हैं कि वो फाइल खो गई हमारे ऑफिस से। अजीत दादा पवार के केस में कह रहे हैं कि साहब उस फाइल में कुछ चलने योग्य अपराध ही नहीं है। तो 95% केस जो है इन्होंने विरोधियों पर दाखिल किए, एक चार्जशीट दाखिल की और वो भी औंधे मुंह गिरी। 120 केसों में सजा हुई है, वो भी 120 किन केसों में जो कांग्रेस के समय ईडी ने दाखिल किए थे। इनके समय में ईडी का दाखिल एक भी केस, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल, उसमें किसी में तो ईडी को भारतीय जनता पार्टी अपनी एक्सटॉर्शन एजेंसी के रूप में इस्तेमाल कर रही है, ये स्पष्ट है। आपने कभी सुना था कि रात में 1:30 बजे सीबीआई का डायरेक्टर बदला जाता है? रात में 1:30 बजे क्यों? नहीं तो अगले दिन सुबह कोई एफआईआर हो जाती राफेल के नाम, नहीं होने दी आपके सामने। तो ये सारा काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है, संविधान। जी, आखिरी सवाल मेरा संक्षेप में है सुरेंद्र जी, कि जिस
तेजी से और जिस तरह से इस पूरे मामले को जन जन तक, देश के लोगों तक पहुंचाया गया है, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या फिर मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, उसके जरिए, अखबारों के जरिए, कि देखिए कि इनके ऊपर इस तरह का मामला है और नेशनल हेराल्ड केस में, और कैसे इन लोगों ने ये पूरा पैसे का लेन देन और तमाम चीजें जो भी केस है इसको रखा, ये पहुंचाया गया। अब मेरा कहना ये है आपसे, और ये पूछना है मेरा, कि अब जबकि कोर्ट ने इसको संज्ञान लेने से मना कर दिया, आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं करारा तमाचा है। अब ये कैसे आप उतने ही शक्ति से लोगों तक पहुंचाएंगे? क्योंकि उनका नैरेटिव, यानी कि सत्ता का नैरेटिव, तो आपको पता है किस तरह से पहुंच जाता है, लेकिन विपक्ष का नैरेटिव कैसे पहुंचेगा, ये मेरा सवाल है, अगर वाकई में आपको लगता है कि इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर यू। बुशरा, एक फहमीदा रियाज ने एक जगह पे लिखा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, पांव पांव जाएंगे, नगर नगर जाएंगे, डगर डगर जाएंगे, नल के पास जाएंगे, नील के पास जाएंगे, कोल के पास, भील के पास, पिछड़े के साथ, दलित के पास, आदिवासी के पास, महिला के पास, नौजवान के पास, अल्पसंख्यक के पास, किसान के पास, सबके पास हम जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। हमारे चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे हमारे वार्ड अध्यक्ष हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हम जन जागरण की तरीके से सब लोगों के सामने रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं होती। जनता को पहले भी विश्वास था कि कांग्रेस ही गड़बड़ नहीं कर सकते, कांग्रेस ये केस झूठा है, नेशनल हेराल्ड इनका अपना है, और जनता को अब और विश्वास पूर्ण हो जाएगा जब इस केस की धज्जियां जो लोकल अदालत नहीं उड़ा दी हैं, तो बाकी इन लोगों के अब अपने फेस सेविंग फार्मूला ये लोग कर रहे हैं, तो करते रहे, हम तो जनता के बीच में जाएंगे। जी बिल्कुल, और हमने देखा भी कि पार्लियामेंट के अंदर बाहर सड़कों पर तमाम तरह से विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और लोगों तक ये बात पहुंचाई भी जा रही है। जाहिर सी बात है, एक ऑक्सीजन का काम इसने किया है, जिस पूरे मामले पर सालों से इमेज को खराब किया जा रहा था, वहां उनकी जीत कोर्ट से कांग्रेस की या गांधी परिवार की जीत हुई है, तो जाहिर सी बात है वो उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत। जी धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी नमस्कार।